हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हीट लोड कैलकुलेशन को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम एचवीएसी हीट हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एचवीएसी के फील्ड की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये, और काफ़ी ज़रूरी भी होता है और बहुत आसान भी है इसको समझना। ये कोई डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना करके या तो पढ़ाते हैं या ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं जैसे ये कितना डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो देखिए, आज मैं आपके सामने इसको अगर थोड़ी देर आप देखेंगे कायदे से, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर अंदाज में इस तरीके से आपके सामने चीज़ें पेश होंगी कि ईज़िली आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल के जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप टेक्नीशियन या एमईपी या एमईपी इंजीनियर या सुपरवाइजर, व्हाटएवर सो यू आर प्लानिंग, तो हर किसी के लिए इक्वली बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है। तो बने रहिए मेरे पास। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसकी वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हीट लोड कैलकुलेशन की आखिर ज़रूरत क्या है। तो ऑब्वियस बात है, डिपेंडिंग ऑन दी वेरियस सिचुएशंस कि बिल्डिंग बड़ी है, छोटी है। बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा अगर आपने प्रॉपरली हीट लोड कैलकुलेशन नहीं किया तो हो सकता है कि ओवर कैपेसिटी के एसी सिस्टम्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स आप लगा दें, या फिर अंडर कैपेसिटी के रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स लगा दें। तो बेटर है कि प्रॉपर उसका बिल्डिंग का असेसमेंट किया जाए और उसका हीट लोड कैलकुलेट किया जाए, तब इंस्टॉलेशन सिस्टम्स का किया जाए। उसी के हिसाब से हमें अपने सिस्टम्स लगाने हैं। वो बात अलग है कि आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे घरों में अक्सर यूं ही अंदाजन लगा देते हैं कि उनकी कोई बहुत ज्यादा ना तो जो उनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो होती है, और ना ही वहां पर इतना इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। बाय द वे, इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू और टॉक अबाउट दी बिगर प्लांट्स, लार्ज साइज प्लांट्स, जैसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, तो उनके लिए आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना होगा। फिर उसके बाद में बात आती है कि साहब हीट लेड कैलकुलेशन की आखिर इतनी जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे मैंने बताया कि पूरा एग्जैक्ट उसका जो है एक हमें मालूम पड़े, और फिर सही से एक प्रॉपर कंफर्ट लेवल लोगों का हम कंफर्ट उनको प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि कंफर्ट इज द मेन टारगेट टू बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। इट मे बी इन कोल्ड, सम कूलिंग कोल्ड रीजन, कोल्ड कंडीशन, कोल्ड वेदर, और इट मे बी इन द समर कंडीशंस। तो दोनों ही केसेस में आज की डेट में जो एचवैक सिस्टम्स हैं, दोनों ही कंडीशंस में लगाए जा रहे हैं, हीट एज वेल एज कोल्ड। तो इसी सिलसिले में फिर जो बात कर रहे हैं कि कितने तरीके की हीट लोड होती है। तो देखिए, हीट लोड को बेसिकली दो ही पार्टों में डिवाइड किया गया है। मेनली दो पार्टों में है। जैसे नंबर वन है सेंसिबल हीट लोड। सेंसिबल हीट लोड वो सभी हीट लोड हैं जिसमें टेम्परेचर का वेरिएशन हो, यानी कोई भी ऐसा सोर्स जहां से भी हीट सप्लाई हो रही है वो इस तरीके से हीट आपको प्रोवाइड कर रहा है कि टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टेम्परेचर चेंज कर जा रहा है, बिल्डिंग की जो अंदर एयर है उसका टेम्परेचर चेंज कर जा रहा है, तो वो कहलाएगा सेंसिबल हीट लोड। वहीं आपका एक होता है लेटेंट हीट लोड। लेटेंट से मतलब जैसे आपने समझ में आया, हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी ऐसा लोड जो टेम्परेचर वेरिएशन नहीं कराएगा। हीट बढ़ेगी वो बिल्डिंग के अंदर, बट टेम्परेचर चेंज होने में नहीं दिखाई देगा। आगे इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे ये हो सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं आपके सेंसिबल हीट लोड की। तो सेंसिबल हीट लोड जैसे हमने कहा कि टेम्परेचर दिखाई देगा। जैसे कैसे कैसे हो सकता है कि जो बाहर से गैस आ रही है, फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन और इनफिल्ट्रेशन के तौर पर, बाहर से जो एयर बिल्डिंग के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, वेंटिलेशन के पर्पज से भी पेनिट्रेट कर सकती है, और हो सकता है कहीं से कोई ब्लॉकेज, कोई इस तरीके का लीकेज हो तो वहां से भी आ सकती है। उसके अलावा हीट फ्रॉम एडजेसेंट रूम, बराबर के रूम से, बराबर की बिल्डिंग से, या बाहर जो कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि वहां से हीट धीरे धीरे हमारे रूम के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, और उससे अल्टीमेटली हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। इसमें सेंसिबल हीट केस में क्या है कि रूम का टेम्परेचर बढ़ जाना। फिर उसके बाद में इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस
सर्टेन बिल्डिंग्स, जैसे हमने कहा कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती हैं, इवन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी बहुत सारे हमारे, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन योर सिंगल रूम ऑफिस, तो हो सकता है तुम्हारा लैपटॉप हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, और वेरियस एसेसरीज हो सकती हैं. इवन फॉर एग्जांपल दीज लाइट्स आर आल्सो प्रोड्यूसिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, एंड दिस हीट कैन बी seen in the form of temperature rise of the building or the room. तो जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ड्यू टू इक्विपमेंट और अप्लायंसेस, सोलर रेडिएशन, जो सन के रेडिएशन डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बिल्डिंग का टेम्परेचर चेंज हो सकता है. तो ये जो सभी हैं, जो सोलर रेडिएशन कहां कहां से आ सकता है, देखिए ड्यूरिंग हीट लोड कैलकुलेशन हमको इन चीजों की ख्याल भी रखना होगा. आगे मैं डिस्कस भी करूंगा कि विंडोज से, वॉल्स से, या रूफ से, या अदर मीन्स से सोलर रेडिएशन बिल्डिंग के अंदर आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है या इनडायरेक्टली आ रहा है. ड्यूरिंग हीट लोड कैलकुलेशन हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे. बहुत नॉर्मल सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी. तो ये कहलाती है आपकी सेंसिबल हीट लोड कंडीशन. अब बात आती है लेटेंट हीट लोड कंडीशन. तो लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट जैसे हमने कहा कि लेटेंट हीट है जो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं दिखाई दे. टेम्परेचर चेंज नहीं दिखाई दे. पहले यहां पे देख सकते हैं क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं लेटेंट हीट के. सोर्सेज की बात कर रहे हैं ये कि देखिए ऑक्युपेंट्स हैं, जो लोग हैं बिल्डिंग के अंदर, उनकी बॉडी से हो सकता है कि थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट बॉडी से निकल रहा हो, तो उससे ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है ना. तो ये लेटेंट हीट लोड के केस में आ सकता है. दूसरा, कोई इस तरीके की कोई गैजेट, कोई ऐसी चीज रखी है जिससे वेपर बन रही हो, निकल रही हो बाहर, या वेपर को वो एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो वो लेटेंट हीट लोड की कंडीशन में आएगा. जैसे इन्होंने लिखा है कि कुकिंग प्रोसेसेस हैं, कुकिंग हो रही है या कोई केमिकल प्रोसेस हो रही है, जिससे मैंने कहा कि कोई वेपर निकल रही हो या वेपर को वो एब्जॉर्ब कर रहा हो. उसके अलावा इनफिल्ट्रेशन. तो देखिए इनफिल्ट्रेशन से भी, इनफिल्ट्रेशन हमने वहां भी पढ़ा था अभी सेंसिबल हीट लोड में. इनफिल्ट्रेशन सेंसिबल हीट लोड में इसलिए पढ़ा था कि देखिए जब इनफिल्ट्रेशन होगा, जब बॉडी के, जब बिल्डिंग के अंदर इनफिल्ट्रेशन होगा तो क्या आएगी? एयर आएगी. तो एयर की वजह से जो डायरेक्ट टेम्परेचर राइज होगा वो तो आएगा आपका सेंसिबल हीट में. वो किस में आएगा? आपका सेंसिबल हीट में. ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने की चीज है. और जो एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट आएगा, एयर में देखिए कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी तो आ जाएगा. जब एयर रूम के अंदर आएगी तो एयर में कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी आएगा. तो इस मॉइस्चर कंटेंट की वजह से जो लोड बढ़ेगा वो कहलाएगा आपका लेटेंट हीट लोड. ध्यान रहे, लेटेंट हीट लोड जहां मॉइस्चर की बात आई वहां लेटेंट हीट लोड होगा, और जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा वहां पर होगा सेंसिबल हीट लोड. अभी ये थोड़ी देर में और क्लियर कर डिस्कस कर लेते हैं. चलिए इसको आगे, जैसे इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं बता देता हूं लेटेंट हीट लोड और इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए इस तरीके से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेटेंट हीट लोड को और सेंसिबल हीट लोड को, दोनों को. सेंसिबल हीट लोड तो आपको क्लियर कट पता चल गया, क्लियर है कि जहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो. अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो कैसा है? सेंसिबल हीट लोड है. वो सेंसिबल हीट लोड है. और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो वो है सेंसिबल हीट लोड. तो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होगा? कभी कभी देखिए ऐसी सिचुएशन आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है. आप जानते हैं कि वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है रूम पर. धीरे धीरे आपने इसे हीटअप किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, हीट करते गए. क्या हो रहा है इसका? जब 20 से आपने डायरेक्ट 100 तो नहीं आया होगा, 40 डिग्री सेल्सियस आया होगा, फिर 50 आया होगा, फिर 60 आया होगा, सो एंड सो फोर्थ. तो ये जो हीटिंग हो रही है ये कैसी हो रही है? सेंसिबल हीटिंग. दिस इज दी सेंसिबल हीटिंग. बट वंस at 100 degree Celsius and at 1 atmospheric pressure, 180 atm, 1 atmospheric pressure, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में क्या होगी? बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, वेपराइजेशन होना शुरू हो जाएगा. तो वाटर का टेम्परेचर तो वही रहेगा, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस. बट वाटर का क्या हो रहा है? वेपराइजेशन. वाटर का क्या हो रहा है? वेपराइजेशन. तो नाउ इन दिस प्रोसेस ऑफ द वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, the heat consumed to vaporize this water is known as latent heat. तो अब जो हीट यूज हो रही होगी उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट. सिमिलरली
सिमिलरली आपने देखा होगा हमारे रूम में रखे हुए, हमारे इवन रूम में रखे हुए जो क्लोथ हैं, जो हमारे जो वेट क्लोथ हैं, इवन आज की डेट में भी चाहे रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो, आफ्टर सम टाइम दे गेट ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राई क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी वाटर का धीरे धीरे वेपराइजेशन हो रहा होता है। वो बात अलग है कि तो प्रोसेस ऑफ द वेपराइजेशन है वो बहुत स्लो है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो द प्रोसेस ऑफ द वेपराइजेशन विल इंक्रीज। तो जो वाटर धीरे धीरे वेपराइज हो रहा है उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वाटर का तो बॉइलिंग टेम्परेचर बॉयल करना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो बट वो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपराइज हो जा रहा है और वो जो रूम में मिल जा रहा होगा या कहीं भी जा रहा होगा, तो वो जो वाटर कंटेंट हमारी जो रूम की एयर में मिक्सअप हो जा रहा है, वो जो लोड देगा, अब वो क्या देगा? लेटेंट हीट लोड। वो कहलाएगा आपका लेटेंट हीट लोड। अब मैं यहां पर दोनों को देखिए कैलकुलेट करके भी आपको दिखाता हूं बड़ी इजीली, कैसे कैलकुलेट करते हैं लेटेंट हीट लोड को और सेंसिबल हीट लोड को। वैसे देखिए यहां पर देखिए मैंने कुछ आपके लिए लेकर के आया हूं कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, तो उनको जरा देख लीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है लेटेंट हीट लोड या सेंसिबल हीट लोड, या ये कहें दोनों को ही जब मिला देते हैं, जब लेटेंट हीट लोड और सेंसिबल हीट लोड दोनों को मिला देते हैं तो उसे कहने लगते हैं टोटल हीट लोड। क्या कहने लगते हैं? टोटल हीट लोड। उसमें क्या क्या होता है? सेंसिबल हीट लोड प्लस लेटेंट हीट लोड। तो इसके लिए हम जो है अपना HVAC सिस्टम, अपना सिस्टम डिजाइन करते हैं, टोटल हीट लोड के लिए डिजाइन करते हैं, यानी लेटेंट हीट लोड प्लस सेंसिबल हीट लोड। अब देखिए इन लोड्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, डेटा रिक्वायर्ड फॉर हीट लोड कैलकुलेशन, क्या क्या डेटा हमें चाहिए, या ये कहें कि क्या क्या चीजों को हमको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजों को हमको जो है फिक्स करना है ड्यूरिंग दी कैलकुलेशन ऑफ हीट लोड। आपको बता दें कि हीट लोड कैलकुलेशन करने के लिए आपको आज के वक्त में कोई मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती। दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द हीट लोड विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर्स। अभी नाम आगे आ जाएगा, अभी मैं बोल करके क्या करूं, तो बहुत इजी है। बस चीज क्या है कि देयर आर वेरियस कंसीडरेशंस, वेरियस कंडीशंस टू कैलकुलेट द हीट लोड। whenever you are going to calculate the heat load, there are various conditions to be considered. For example, so many of conditions, some of them are discussed over there, है ना। कुछ इसके अलावा भी मैं बताऊंगा। जैसे सबसे पहली कंडीशन से लोकेशन क्या है, कहां पर हीट लोड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप? बिल्डिंग में, इंडिया में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी इस तरीके से आप देखिए कि आप किस रीजन में हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप साउथ में हैं, नॉर्थ में हैं, ईस्ट में हैं, एशिया में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, साउथ अमेरिका में हैं, या अफ्रीकन कंटिनेंट में। एक चीज, यानी यहां से क्या मालूम पड़ा कि आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका लॉन्गिट्यूड क्या है, आपका लैटिट्यूड क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड क्या है, आपका लैटिट्यूड क्या है। अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको समझ में नहीं आता है तो अलग से उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ये लास्ट में भी मौका मिलेगा तो भी बता दूंगा। तो रीजन कौन सा है? अब रीजन फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में हम हीट लोड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इंडिया भी कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। इंडिया में भी कहां पर है, कोई कोस्टल एरिया है, कोई प्लेन एरिया है, जैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन उत्तर प्रदेश का कोई सिटी है, दिल्ली है, या पहाड़ी एरिया है, वो भी हमें कंसीडर करना होगा। इस चीज का ख्याल करना होगा हमें कहां पर हीट लोड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि लेटेंट हीट लोड एंड सेंसिबल हीट लोड दो हैं। अगर आप कोस्टल एरिया में कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहां पर लेटेंट हीट लोड बहुत बढ़ जा रहा होगा ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर। अगर आप राजस्थान जैसे एरिया में कहीं पर हीट लोड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहां पर सेंसिबल हीट लोड ज्यादा होगा, लेटेंट हीट लोड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां पर तो लेटेंट हीट यानी ड्राई एयर बहुत ज्यादा होगी, आपको मॉइस्चर मिक्सअप करके भेजनी पड़ रही होगी। तो ये चीजें ख्याल रखनी। अब इसको भी लेकर के आपको नहीं घबराना है कि ये डेटा हमें कहां से मिलेगा। एशरे और इशरे दो संस्थान है, जो लोग इसका नाम जानते हैं, फुल फॉर्म, पूरा फुल फॉर्म जो कमेंट में लिख दें।
एशरे अमेरिका की है, अभी नाम पूरा नहीं बताऊंगा, और इशरे इंडिया की है, बिल्कुल सेम फुल फॉर्म है, बस आई से इंडिया और ए से वहां अमेरिका है। इन्होंने इशरे ने अपने इंडिया का और एशरे ने करीब करीब 750 800 प्रोमिनेंट जो सिटीज हैं उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज डेटा अपनी हैंडबुक में दे रखा है। उसको आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ हीट लोड। यू हैव नो नीड टू रिमेंबर दिस डेटा। ये डेटा बुक अवेलेबल रहती है। आफ्टर सम टाइम व्हेनेवर यू आर ऑन द फील्ड, you are in the practice, then this data for certain cities you will remember it very easily. For example, whenever you are working in Gulf country, for example you are working in Dubai or Abu Dhabi, you definitely will remember this data. But at the same time, at this time, whenever you are watching this video, no need to worry about this कि आपको इतना बड़ा डेटा जो है याद करना है। नो नो नो, दिस इज नॉट द वे। आपको सिर्फ समझना है। तो क्या हुआ कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कैसा है। अगला क्या है, बिल्डिंग का ओरिएंटेशन। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, यह भी ध्यान रखना है। आप जानते हैं इसको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि सन की जो डायरेक्शन है वो मूव करती है। सन ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में छिपता है ना। फिर बिल्डिंग अगर फॉर एग्जांपल ईस्ट फेसिंग है, तो ईस्ट फेसिंग में बिल्डिंग का जो फ्रंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, विंडोज हैं बहुत ज्यादा, डोर्स हैं, या ब्रिक की कंक्रीट की वॉल्स हैं, कैसी ओपनिंग्स हैं। ओपनिंग्स हैं जो ग्लास की ओपनिंग्स हैं, वुडन डोर्स हैं, प्लास्टिक डोर्स हैं, सिरामिक के डोर्स हैं, किस तरीके के डोर्स हैं। यानी ये क्यों है कि इनसे हीट का पेनिट्रेशन किस लेवल का होगा, ये ख्याल रखने की चीज है। तो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ फ्लोर्स और फ्लोर प्लान लेआउट, कितने माले की बिल्डिंग है, ऑब्वियस बात है ये भी ध्यान रखना होगा। बिल्डिंग के कोई साइड में बिल्डिंग तो नहीं है, ये भी ख्याल रखना होगा। इवन ये भी ख्याल रखना होगा ड्यूरिंग द हीट लोड कैलकुलेशन कि जो सन एक्सपोजिंग वॉल्स हैं बिल्डिंग की, उनके पेंट का कलर कैसा है, उनके जो मटेरियल है वॉल्स का वो क्या है। इवन अगर डायरेक्ट रूफ जो है हमारी उसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है तो छत का मटेरियल क्या है, यह भी ध्यान रखना होगा आपको। विंडो है तो ग्लास विंडो कितनी है, वुडन विंडो कितनी है, क्योंकि आप देखिए आपको हर वो चीज ध्यान रखनी है जो बिल्डिंग में हीट पेनिट्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। और ये सब चीजें बिल्डिंग में हीट पेनिट्रेशन को अफेक्ट करेंगी, वही चीजें आप याद रखनी है। फिर आपको ये टेंशन होने लगी होगी कि अरे ये तो बड़ी चीज होगी, इतना डेटा याद रखना है। नहीं, आपको ख्याल रखना है। यू हैव टू कंसीडर दिस डेटा ड्यूरिंग हीट लोड कैलकुलेशन फॉर ईच एंड एवरी पैरामीटर। द सर्टेन डेटा इज फिक्स्ड ऑलरेडी बाय दीज टू सोसाइटीज। एशरे और इशरे ने ऑलरेडी इसको करके रख रखा है हैंडबुक्स में। वहां से सिर्फ आपको डेटा पिक करना है, और जो डेटा सीट है, जो सॉफ्टवेयर है, जैसे E20 है, चलिए नाम लेते हैं अभी एक का, जैसे E20 है, उसमें सिर्फ आपको पिक एंड ड्रॉप करना है, उसमें सिर्फ आपको पिक एंड ड्रॉप करना है और अल्टीमेटली हीट कैलकुलेशन होकर के आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में वॉल्स कैसी, जैसे मैंने बताया रूफ है, एंड रूफ कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, रूफ की कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, इस तरीके का मटेरियल यूज हो रहा है। उसके अलावा विंडो एरिया, विंडो ग्लेजिंग टाइप्स, देख रहे हैं मैंने क्या बताया, विंडो पे ग्लेजिंग है कि नहीं है, ग्लेजिंग है तो कैसी है, क्या रिफ्रैक्टरी वॉल है, कैसी है, सिंगल है, डबल है ग्लेज, ये भी ध्यान रखना है। यानी हर वो चीज का ख्याल रखना है जो हीट पेनिट्रेशन को। अब आप ये कहेंगे इतने माइन्यूट लेवल, ऑब्वियसली अगर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में 0.1% भी एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम कर दी तो वो करोड़ों का बैलेंस बिठाएगी, और अगर 1%, 0.1% एनर्जी को सेव कर लिया तो अल्टीमेटली करोड़ों का बिल बैठेगा, सेविंग्स होंगी। तो ये इतना माइन्यूट लेवल पर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो आप वीडियो देख रहे हो उन्होंने देखा हो छोटे छोटे 2 टन 3 टन 4 टन की एसीज अपने घरों में लगी हुई, तो उनको आइडिया लगेगा कि शायद इससे कैसे फर्क पड़ेगा। 2-4 टन की बात नहीं होती, 1000, 2000, 4000 TR की बात होती है बड़ी बिल्डिंग्स में। ठीक, तो ऑक्यूपेंसी लेवल, कितने लोग रह रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, कितने लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से भी आपको हीट लोड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबके लिए पर पर्सन कितना हीट लोड कैलकुलेशन होगा, वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहा होगा ये भी डिसाइड करना है, वो किस तरीके की एक्टिविटी डिसाइड कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल किचन के लिए कुछ अलग होगा,
ड्राइंग रूम के लिए कुछ अलग होगा, सिंपल रेस्ट रूम के लिए कुछ अलग होगा, हर चीज के लिए अलग होगा और हर चीज के फैक्टर्स जो उनकी डेटाबेस है वो ऑलरेडी इन बुक्स लेट्स में अवेलेबल है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप वीडियो आगे देखते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस के भी वीडियो हम लेकर के आ जाएंगे। फिर आता है कि जो जो मैंने अभी कहा कि किस तरीके से हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं, तो वो ये देखिए ये पैरामीटर्स हैं हीट लोड कैलकुलेशन के, जो मैंने बताया था कि मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं हीट लोड कैलकुलेशन, मैनुअल तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा मैनुअल तरीके से करना तो बड़ा टफ है उसका, लेकिन आना चाहिए थोड़ा सा आइडिया, वो मैं आइडिया आपको दूंगा कैसे करते हैं मैनुअल तरीके से हीट लोड कैलकुलेशन। आई विल प्रोवाइड सर्टेन इनसाइट, स्मॉल इनसाइट आई विल प्रोवाइड टू यू, उसको आप और स्केल अप कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो नहीं पता होगा तो फिर ये डेटा शीट को यूज करना भी थोड़ा टिपिकल हो जाता है। उसके बाद में फिर आता है E20 शीट, बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रही है, ज्यादातर लोग यूज करते हैं, बहुत आसान है, ऑलरेडी रेडीमेड आती है, कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं मिल पाया कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर करके आपको दे दूंगा डाउनलोड भी लिंक, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेशन जैसे ये हैप, करियर वालों ने हैप बना रखा है, आर्ली एनालिसिस प्रोग्राम, बहुत सिंपल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कभी भी डाउनलोड कर सकते हो आप, 2 मिनट में डाउनलोड करके हीट लोड कैलकुलेशन शुरू कर लो। इसके बाद में ट्रांस है, इक्वेस्ट है, और भी नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई कंपनियां अपने अच्छे अच्छे यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बना रही हैं, इसे आप हीट लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हीट लोड कैलकुलेशन का बैकग्राउंड, जो मैं बताने की बात कर रहा था, बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है हीट लोड कैलकुलेशन। तो उसके लिए अगर आपने सबसे पहले मैं आपके सामने बनाऊंगा, सबसे पहले मैं यहां पर बनाऊंगा आपके लिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट। अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर वेरियस प्रोसेसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको आइडिया नहीं है तो प्लीज गो एंड वॉच माय लास्ट वीडियो, इसमें लिंक भी मैं दे दूंगा, तो उससे आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। तो देखिए ये होता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट है। जो लोगों ने ये मालूम वो ध्यान रखेंगे, इस तरफ ओमेगा होता है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ओमेगा है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इधर होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्राफ है डीबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ग्राफ। 3 टेम्परेचर जनरली डिस्कस किए जाते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एक अलग चीज होती है, 3 चीज तो ये हो गई, जिन लोगों ने नाम नहीं सुना है, एक होता है एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एपरेटस, एपरेटस ड्यू पॉइंट। कितने लोग जानते हैं, जानते नहीं हैं तो बताएंगे क्लिक करके, मैं बता दूंगा उसको। एक एपरेटस ड्यू पॉइंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए तो देखिए कैसे हीट लोड कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जनरली ये मान के चला जाता है कि फॉर कंफर्ट, फॉर ह्यूमन कंफर्ट, फॉर ह्यूमन कंफर्ट, फॉर ह्यूमन कंफर्ट जो टेम्परेचर रेंज है वो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए। जो रूम की टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, एयर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, 21 भी चलेगा 22 भी चलेगा, ठीक है। विंटर में 21 भी अच्छा है, गर्मियों में 22 बहुत अच्छा है। और उसके बाद में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 60 से 65 के आसपास होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 60% से 65% के आसपास। अगर अब ये चीजें नहीं पता है तो वीडियो मैंने पहले बता दिया, देख लीजिएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरी एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर फॉर एग्जांपल गर्मियों में, जून के महीने में मैं मान लेता हूं, जून के महीने में, जून का डायरेक्ट ले गए, इसमें भी कई कंडीशन बनती हैं दोस्तों, रूम के मंथ के हिसाब से भी। जुलाई मान लेता हूं, बताऊंगा क्यों। जुलाई में अलीगढ़ है मेरा, अलीगढ़ है, जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 82 या 80% के आसपास पहुंच रही है। यानी ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, आपको मालूम है रेनी सीजन होता है, बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ रही होगी, 90% तक पहुंच जाती है।
टेम्परेचर भी बहुत पीक पर है। फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में आपकी जो जाहिर सी बात है 82% वाली रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन को ये होगी ऐसे करके, इस लाइन पर आपका टेम्परेचर और मार्क करना है, टेम्परेचर होगा फॉर एग्जाम्पल 82 टेम्परेचर लाइन यहां पर है, फॉर एग्जाम्पल 42 टेम्परेचर मान के चल लेते हैं, यहां पे 42 टेम्परेचर है। 42 टेम्परेचर पे से ऊपर की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते जहां भी मैच कर जाए, ये आपका आ गया हमारी एयर की स्टेट। बट हमें क्या करना है, हमें यहां से यहां लेकर के जाना है, ठंडा भी करना है, 22 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जाना है। यानी अल्टीमेटली हमें लेके आना है यहां, फॉर एग्जांपल 22 डिग्री सेल्सियस यहां पर है, यानी हमें लेकर के आना है अपनी एयर को एक तो यहां इस लाइन के अलोंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो, और फॉर एग्जांपल 65 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन हमारी ये है, फॉर एग्जांपल 65 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन हमारी कहीं ये है, यानी ए यहां पर लाना है। हमें कहां लाना है, यहां पर लाना है, यहां स्टेट ए से हमें स्टेट बी में यहां लेकर के आना है। यानी हमारी गैस कैसे आएगी, यहां से इस स्टेट पे आ जाएगी, है ना, इस स्टेट में आएगी। क्लियर, चलिए अब देखिए इस स्टेट में जब आ रही है तो देखिए दो रास्ते से आ रही है, वो कैसे कैसे आ रही है, देखिए दो रास्ते से, उसे समझिए। देखिए पहले चली फॉर एग्जांपल ये नीचे की तरफ, पहले क्या हुआ इसका, आपने ह्यूमिडिटी घटाई इसकी, क्या किया इसका, ह्यूमिडिटी घटाई। दो तरीके से आ सकती है, पहले आपने इसकी ह्यूमिडिटी घटाई क्योंकि ह्यूमिडिटी इसकी बहुत ज्यादा हो रही थी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहां थी ω1, और यहां से घटा करके ले आए ω2 पर, ω2 पर। फिर यहां से इसका आपने टेम्परेचर घटाया, फिर आपने इसका घटाया टेम्परेचर, अल्टीमेटली आ गए यहां टेम्परेचर 42 से 22 आ गया। अब देखिए दो प्रोसेस हुए कि नहीं हुए, पहला क्या था, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करना, यानी इसमें से मॉइस्चर को निकालना। जब मॉइस्चर निकालेंगे तो क्या होगा, यह कहलाएगा लेटेंट हीट लोड। जब मॉइस्चर निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट लोड, यानी ये आपका हो गया लेटेंट हीट लोड। और यहां से जो यहां लेकर के आए टेम्परेचर जो डिक्रीज किया, ये आपका हो गया सेंसिबल हीट लोड, ये हो गया सेंसिबल हीट लोड। इन दोनों लोडों को ही कैलकुलेट करके कह देते हैं हम टोटल हीट लोड, सेंसिबल हीट लोड प्लस टोटल हीट लोड, ये आपका कैलकुलेट होकर गया। अच्छा कोई बंदा इस तरीके से भी देखिए इस प्रोसेस को चला सकता था, कोई कहे कि नहीं साहब मैं तो ऐसे नहीं लेकर के जाऊंगा, इस तरीके से लेके जाऊंगा प्रोसेस को, तो तुम फ्री हो सकता है पहले वो क्या कर रहा है, कूल कर रहा हो, पहले वो कूल करे और फिर उसकी ह्यूमिडिटी घटाए, पहले वो कूल करे फिर उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ाए, तो वो ऐसे करके प्रोसेस आएगी यहां से, तो क्योंकि यहां सैचुरेशन हो गया, यहां ऑटोमेटिकली सैचुरेशन होने लगेगा और अल्टीमेटली यहां आ जाएगा, यानी फिर भी रहेगी वही चीज, लेटेंट हीट लोड प्लस सेंसिबल हीट लोड। तो दोस्तों इस तरीके से ये कैलकुलेशन हो गई है। अगर यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है आपको, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट मी, और बता सकते हैं, और फर्दर आप इस नंबर पर कनेक्ट भी कर सकते हैं 8273720690। और किस किस तरीके की आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए खासकर मैकेनिकल के फील्ड में, तो उसके लिए आप कनेक्ट हमसे कर सकते हैं। वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू फ्री ऑफ सर्विस असिस्टेंस एंड हेल्प यू टू गेट अ गुड जॉब, गेट टू बी हायर्ड इन गुड कंपनी। थैंक यू वेरी मच।